लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको पिछला लेक्चर करवाया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको अगर जरा सी भी फील नहीं आती होगी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, तो भी पूरी की पूरी फील आ गई होगी पिछले लेक्चर के अंदर। इस बात की गारंटी भैया हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ से जेई भर भर के क्वेश्चन पूछता है, इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर जेई भर भर के क्वेश्चन पूछता है। या फिर ऐसा बोल दो कि हर एक टर्म के अंदर ए की पावर और बी की पावर का सम क्या होता है, एन होता है। आया ना भैया, सही बोल रहे हो सारे के सारे बच्चे, बताओ जरा मेरे को चीज। और फिर हमने कुछ कुछ बातें और की। तो चलिए आज पहले शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? आज खुश तो बहुत होगे तुम। हाँ, जिस दिन का तुम्हें इंतजार था वो दिन आ गया नहीं? विश्वास दिवस। कहा था ना कुछ बड़ा होने वाला है, अब आएगा मजा। पता चला क्या होने वाला है विश्वास दिवस पर आप लोगों के लिए, पीडब्ल्यू फैमिली के लिए? नहीं पता चला? पता करो पता करो पता करो। खैर, आज हम बढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम लेक्चर के अंदर दूसरे पड़ाव पर, यानी कि लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा भैया। आसान लगा टॉपिक, है ना? आसान ही है। बहुत सारे बच्चे ना अननेसेसरीली इस टॉपिक का हवा बना के बैठे हुए दिमाग के अंदर, है ना? सही जगह से पढ़ोगे तो चीज आसान हो जाएगी, है ना? कई बार हमारा रिसोर्स थोड़ा गलत होता है तो चीज जो है वो अननेसेसरीली मुश्किल लगने लगती है ना? फीलिंग नहीं आती है थोड़ी सी। बाइनोमियल थ्योरम में बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि सर स्टार्टिंग में पता नहीं इतने बड़े बड़े से क्यों कर रहे हैं, है ना? लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको पिछला लेक्चर करवाया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको अगर जरा सी भी फील नहीं आती होगी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, तो भी पूरी की पूरी फील आ गई होगी पिछले लेक्चर के अंदर। इस बात की गारंटी भैया हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं। चलिए तो आज चलते हैं दूसरे नंबर लेक्चर के तरफ और आज के गोल्स को सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास की। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। फिर हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की होल पावर एन एंड एक्स माइनस वाई की होल पावर एन। एक्स प्लस वाई की होल पावर एन तो अपन ने पढ़ ही लिया था, और एक्स माइनस वाई की होल पावर एन के ऊपर पढ़ेंगे। और फिर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से जेई भर भर के क्वेश्चन पूछता है, इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर जेई भर भर के क्वेश्चन पूछता है। मिडिल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उनके ऊपर जो है अपन क्वेश्चंस करेंगे। एंड एट द एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को अपन रिकॉल करेंगे और सीखेंगे भी कुछ नया, राइट? चलिए, तो पिछली क्लास के अंदर बच्चा पार्टी हमने सीखा था, क्या सीखा था? कि अगर अपने को a प्लस बी की होल पावर n को एक्सपैंड करना है, जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम लिखते हैं क्या? सबसे पहले nc0, फिर लिखते हैं nc1, फिर लिखते हैं nc2 एंड सो ऑन, ncn तक जाते हैं। राइट है जी भैया? जी सर, राइट है। b की पावर हमेशा लिखते हैं क्या? जो भी c के सबस्क्रिप्ट में आ रहा होता है, जो भी c के सबस्क्रिप्ट में आ रहा होता है। जी सर। a की पावर क्या लिखते हैं? सर दो तरीके हैं, या तो ऐसे बोल दो कि a की पावर n से शुरू करो, फिर एक एक पावर कम करते जाओ, या फिर ऐसा बोल दो कि हर एक टर्म के अंदर a की पावर और b की पावर का सम क्या होता है? n होता है। हाँ या ना भैया? सही बोल रहे हो सर, सही बात है। तो हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन बन के आया था वो कुछ इस तरीके से बन के आया था। हमने देखा था कि यार इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n+1 होते हैं। हाँ जी, सही बोल रहा हूं, गलत बात बोल रहा हूं? सही बोल रहे हो सर। दूसरी बात हम लोगों ने और देखा था कि हर एक टर्म के अंदर a की पावर और b की पावर का सम, जैसे इसमें a की पावर n है, b की पावर 0 है, दोनों पावर्स का सम कितना हो गया? n। इसमें भी n, इसमें भी n एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n+1, n+1 होते हैं, राइट? चलिए जी, फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, क्या? जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म कौन सा लिखा जाता है बाइनोमियल के अंदर? rth टर्म ना ना ना, r+1th टर्म। हाँ, और देखिए पहला टर्म है तो c के नीचे 0, दूसरा टर्म है तो c के नीचे 1, तीसरा टर्म है तो c के नीचे 2। तो r+1th टर्म में c के नीचे कितना आता था?
आर आता था। अगर ये लिख दिया तो b की पावर r हो गया और a की पावर n माइनस आर हो गया। दैट्स इट, दिस वॉज आवर r प्लस वनथ टर्म। यस और नो? सारे के सारे बच्चे बताओ जरा मेरे को। जी सर। और फिर हमने कुछ कुछ बातें और करी थी। तो चलिए आज पहले शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। ठीक है, चलिए। If 21st and 22nd terms in the expansion of this are equal, then find the value of x. Question clear है सारे के सारे बच्चों को? Yes? चलिए, तो मैंने कहा यार मेरे पास एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स की होल पावर 44। तो देखिए ए के जगह 1 लिखा हुआ है, बी के जगह x लिखा हुआ है, तो एक्सपेंशन आप लिख ही सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं आप एक बारी ना जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म लिखोगे तो r प्लस वनथ टर्म लिखोगे, हाँ या ना? n का वैल्यू 44 है, c के नीचे r लिखेंगे अगर r प्लस वनथ टर्म है तो, फिर x की पावर r लिख देंगे और 1 की पावर 44 माइनस r लिख देंगे। किसी को कोई तकलीफ भैया किसी भी प्रकार की? ये हमारा r प्लस वनथ टर्म होता है। और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इसी r प्लस वनथ टर्म को अगर सिग्मा के अंदर पुट कर दूं, जहां पे r 0 से लेकर के n यानी यहां पर 44 तक अगर चले जाए, तो यही मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन इन शॉर्टर फॉर्मेट हो गया। एक बारी r इज इक्वल टू 0, एक बारी r इज इक्वल टू 1, एक बारी r इज इक्वल टू 2, एक बारी r इज इक्वल टू 3, एक बारी r इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन टिल r इज इक्वल टू 44 डालते रहो, तो भैया हमें पता चल जाएगा क्या कि हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया है। राइट? चलिए, तो ये जो मेरा टर्म होता है जनरल टर्म, ये होता है टी आर प्लस वनथ टर्म, है ना? ये जो लिखा हुआ है यहां पे, तो मैंने कहा यार इसको एक बारी यहां पे लिखता हूं, फिर देखता हूं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। 44 CR 1 की पावर 44 माइनस आर। देखो 1 की पावर तो दुनिया में कुछ भी कर लो, जो तुम्हारी इच्छा। कितना आएगा? 1 आएगा। शास्त्रों में कहा गया है, हाँ या ना? जी सर। तो ये मेरा r प्लस वनथ टर्म आ गया जी। मुझे बोल रहा है 21st टर्म और 22nd टर्म ये दोनों इक्वल है। अगर मुझे 21st टर्म निकालना है तो यहां पे मुझे r का वैल्यू कितना डालना चाहिए, सोचो जरा। r का वैल्यू मुझे कितना डालना चाहिए कि यहां पे t21 यानी 21st टर्म बन जाए? बताओ जरा सर। 20। तो अगर मैंने r इक्वल टू 20 डाला तो साढ़े कोल किया या मित्रों 44 C20 x की पावर 20, ऐसा आ जाएगा। हाँ जी, चलिए 22nd टर्म अगर निकालना है बेटा हमने, अगर हमने 22nd टर्म निकालना है तो यहां पे मुझे 22 बनाना पड़ेगा, t22। तो r की जगह कितना डालना पड़ेगा? बच्चों ने कहा सर r की जगह 21 डालना पड़ेगा। मैंने कहा डाल दो। तो r की जगह 21 डाला तो t22 यानी कि ये बन गया 44 C21 x की पावर 21। नाउ एज पर द क्वेश्चन, हमें ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल दिए हुए हैं रॉबर्ट, तो 1 इक्वल टू 2 करवा दीजिए रॉबर्ट। क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ जरा। सर ये आ जाएगा 44 C20 इज इंटू एक्स की पावर 20 इज इक्वल टू 44 C21 इंटू एक्स की पावर 21। हाँ जी, देख लो भैया। अब मैं दोनों तरफ अगर x को काट दूं और फिर इसको 44 C20 इसको नीचे भेज दूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ जी, सही बात है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। अब अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसको कैलकुलेट कर ले, तो देखो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला याद है? याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? होना चाहिए। भूल तो नहीं गए? हाँ, काजू बादाम खाते रहो अगर भूल जाते हो तो, है ना? वैसे भी आजकल ट्रेंड चल रहा है काचा बादाम, है ना? तो काचा बादाम पे केवल रील्स मत बनाओ और खाते भी रहो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स अल्टीमेटली। कुछ कुछ टर्म्स कट रहे हैं, जो जो कट रहे हैं उनको काट दो भैया। तो जो जो कट रहे हैं उनको काटेंगे तो 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल उड़ गया, तो साढ़े कोल की आया बेटे? साढ़े कोल आया 23 फैक्टोरियल एथे 21 फैक्टोरियल एथे अपॉन 24 फैक्टोरियल और यहां पे आ गया 20 फैक्टोरियल।
अगर आप कुछ और प्रॉपर्टीज लगाओगे जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी है तो आपको और मजा आएगा। अभी देखना जरा, इस 21 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो क्या, 21 इंटू 20 फैक्टोरियल। सही बोल रहा हूँ, गलत बात बोल रहा हूँ? और इस 24 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो क्या, 24 इंटू 23 फैक्टोरियल। तो जो जो कट रहे हैं उनको काट दो भैया। 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल उड़ गया, 23 फैक्टोरियल से 23 फैक्टोरियल उड़ गया। तो भैया क्या बच गया, तो भैया बच गया 21 अपॉन 24। 21 अपॉन 24 में भी अगर तुम काट काट के लिख दोगे तो ये 7/8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटे, x का वैल्यू आ गया 7/8। कुछ मुश्किल है क्या? जेई ऐसा सवाल पूछता है, जेई ऐसे सवाल पूछता है इस चैप्टर से। जनरल टर्म जिसको लिखना आ गया, ये वाली चीज, मुझे नहीं लगता यार उसके लिए कुछ भी मुश्किल होने वाला है आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर। समझ आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए, अरे होनी नहीं चाहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या था कि भैया ये पर्टिकुलर टर्म और ये पर्टिकुलर टर्म इक्वल है, तो हमने क्या किया, दोनों टर्म्स को लिखे, दोनों को इक्वल करवाया, सॉल्व कर लिया। अगर मान लो वो मुझे बोल देता कि 21st टर्म इज इक्वल टू दिस नंबर, तो 21st टर्म इज इक्वल टू दिस नंबर बोल देता और बोलता फाइंड एक्स, तो भी मैं ये 21st टर्म है जो भी वैल्यू गिवन होती उसके इक्वल कर देता और एक्स का वैल्यू निकाल लेता। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। दूसरी बिरादरी ऑफ क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब जरा देखो, ये एक टर्म ये दूसरा टर्म, तो बाइनोमियल है कि नहीं है? जी सर, दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल अगर है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ठीक है, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले तो मुझे इस चीज का बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। मैंने कहा यार ठीक है, बड़े फॉर्मेट में तो लिख ही सकता हूं कि 5c0 फिर 5c1 फिर 5c2 फिर 5c3 फिर 5c4 फिर 5c5 और फिर जो भी टर्म्स लिखते हैं वो अपन लिख ही सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं आपसे जनरल टर्म की फॉर्म में लिखिए, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। तो कैसे लिखते हैं उसको यार, 5c जनरल टर्म होता है r प्लस 1th टर्म, तो c के नीचे कितना आता है, r आता है, फिर 1/x जो कि b के जगह लिखा हुआ है उसकी पावर, जो भी c के नीचे लिखा हुआ है वही का वही, फिर a के जगह क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर उसकी पावर 5 - r। समझ आ गई बात? किसी को कोई डाउट? सेम है सर, हाँ या ना? जी सर, r का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के n तक। सही बात है जी एवरीवन। सिग्मा लगा दिया तो वही एक्सपेंशन हो गया, एक बारी 0 डाल दो, एक बारी 1, एक बारी 2, एक बारी 3, एक बारी 4, एक बारी 5, तो पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा। बच्चों ने कहा हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब देखो जरा, अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं tr+1, तो वो ये लिखा हुआ है, मैंने कहा चलो इसको भी लिख देते हैं। मैं बार बार ये क्यों लिखवा रहा हूं पता है? मैं बार बार ये इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज लिखने की आदत पड़ जाए रे मुन्ना। यस, अब मैंने कहा यार यहां पे x यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों x को एक बारी क्लब कर लें। क्लब करने का मतलब क्या, देखना जरा। अगर मैं इस चीज को लिखूं 5cr, ये x की पावर 2 की पावर 5 - r है, तो 10 - 2r लिख सकता हूं इसको, और इस चीज को मैं अपॉन x की पावर r लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो इफेक्टिव पावर ऑफ x मेरा कितना बन जाएगा यहां पर बेटे? सर ये बन जाएगा 10 - 2r - r, हाँ या ना? यानी कि ये चीज अपने पास बन जाएगी 10 - 3r। सही बोल रहा हूं एवरीवन? अब मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x। मैंने कहा यार ये कैसे निकाले कोएफिशिएंट ऑफ x? कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब है कि यहां पे ये जो मेरा जनरल टर्म बन रहा है इसमें x कब आएगा। x कब आएगा का मतलब पावर क्या होना चाहिए कि यहां पर x बन जाए? सिर्फ सर पावर 1 होना चाहिए। अगर मैं बोलता कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो यहां पे अगर ये पावर 3 बन जाता तो ये ओवरऑल टर्म x की पावर 3 वाला टर्म बन जाता। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी उस x की पावर के आगे लिखा होता फ्रंट में कांस्टेंट, वो उसका कोएफिशिएंट होता है, हाँ या ना?
अगर मान लीजिए मैं बोलता कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो यहां पे r की ऐसी कौन सी वैल्यू होती कि ये वाली चीज 5 बन जाती, वो पता करता पहले तो। और जैसे ही पता चल जाता तो जो भी इसके आगे लिखा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट हो जाता। समझ आ रही है बात? कोएफिशिएंट, यस। तो समझो जरा, अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है, यानी कि मुझे इस पावर को किसके इक्वल करवाना है? 1 के इक्वल करवाना है बेटे, क्योंकि पावर 1 होगी तभी तो x की पावर 1 यानी कि x वाला टर्म बनेगा। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है। तो ये हो गया 10 - 1 = 3r। बोले तो r का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो बच्चों ने कहा सर अगर r का वैल्यू 3 होगा ना तो ये टर्म x की पावर 1 बना देगा। मैंने कहा ठीक है, x की पावर 1 बना देगा। तो लेट्स राइट डाउन r = 3 पर हमारे पास कौन सा टर्म आता है। तो हमने कहा यार r = 3 पर हमारे पास टर्म आता है t4, और वो t4 कैसा होता है? ये r = 3 यहां पे डाला और ये दोनों तो इक्वली अल्टीमेटली, तो यहां पे और यहां पे डाला तो ये आया 5c3 × x की पावर 1। हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एक्सपेंशन होगा, इस एक्सपेंशन के अंदर जो चौथा टर्म आएगा ना, हमारा चौथा टर्म, वो ऐसा आएगा 5c3 × x की पावर 1। यस बेटे। और अगर वो आएगा 5c3 × x की पावर 1 तो उसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? सर 5c3 आ रहा है, वही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, बिकॉज जो भी x के साथ में लिखा हुआ है वो हमारा उस टर्म का कोएफिशिएंट हो गया। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं? तो दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया? 5c3। 5c3 का वैल्यू कितना होता है बताओ जरा? सर 5c3 का वैल्यू होता है 10। निकाल लो जरा 5c3 का वैल्यू, फॉर्मूला आप जानते हो। एंड दैट्स इट, द क्वेश्चन इज डन। चलो एक और ओरली करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलता कि x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताइए, क्या बोलता मैं आपसे? x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताइए। अगर ये बोलता मैं, तो आप बोलते कि सर पावर इस बार मुझे 4 करवानी है, यानी 10 - 3r का वैल्यू 4 के बराबर करवाना है। तो r का वैल्यू कितना आ जाता? सर r का वैल्यू 2 आ जाता। अगर r का वैल्यू 2 आ गया तो कौन से टर्म के अंदर अपना x की पावर 4 आता? सर r = 2 डालते तो थर्ड टर्म, और वो कितना आ जाता? 5c2 × x की पावर 4 ऐसा आ जाता। Yes sir, 5c2 का वैल्यू is going to be the coefficient of x to the power 4 in that case। जी सर बिल्कुल सही बात। 5c2 का वैल्यू कितना होता है? मैं कहता थांबा थांबा, 5c2 का वैल्यू और 5c3 का वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा? NCR = NCN - R। सोचो सोचो सोचो, 5c2 और 5c3 का वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा? NCR = NCN - R वाली से। यस, तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट भी मेरे पास कितना आ जाता? 10 ही आ जाता। कर लिया ना ओरली? समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगर मैं बोलता कि यार x की पावर 2 का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप बोलते कि सर ये जो पावर आ रही है ना इसको 2 के इक्वल करवा दो। मैं कहता वाह यार तुम तो पूरा सीख गए हो। तो 10 - 3r का वैल्यू जो है वो 2 हो जाता। तो r का वैल्यू कितना आता इन दैट केस? कितना आता? सर r का वैल्यू ना 8/3 आता। r का वैल्यू 8/3 आता, ठीक है। RNCR यानी c के नीचे आता है। हम लोगों ने NCR को डिफाइन करने के लिए एक चीज पढ़ी थी कि n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, r जो है वो होल नंबर होना चाहिए, और n हमेशा या तो r के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, तभी NCR डिफाइन होता है। तो क्या r के जगह पे कभी भी किसी होल नंबर के अलावा कुछ भी आ सकता है क्या? नहीं सर, नहीं आ सकता। और आप सोचो अगर मैं x की पावर 2 का कोएफिशिएंट पूछता तो 10 - 3r = 2 होता, तो r का वैल्यू तो 8/3 आता, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब यह होता
कि आपका x की पावर 2 वाला टर्म कभी एक्सपेंशन में आएगा ही नहीं इस एक्सपेंशन में, तभी वो आपको r का ऐसा वैल्यू दे रहा है जो कि होल नंबर नहीं है। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? तो लेट मी राइट इट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ r, while calculating the value of r in this step, if we get a value like fraction, है ना, नेगेटिव नंबर और समथिंग लाइक दैट, then coefficient of that power of x will be 0। सर क्या बोल गए ये? मैं ये बोल रहा हूं, देखो जरा, अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास यार ये ऐसा एक्सप्रेशन है एक, है ना, मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, अगर मैं आप लोगों से यहां पे पूछूं, लेट से ये ऐसा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप कहोगे 0 है, बिकॉज यहां पे आप लिख दोगे 0 इंटू एक्स क्यू। अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 100 का कोएफिशिएंट कितना है, आप बोल दोगे सर 0 है, आप लिख दो 0 इंटू एक्स की पावर 100। हाँ या ना, समझ में आती है बात? तो अगर मेरे को मान लीजिए x की पावर 2 का कोएफिशिएंट पूछा, मैंने 10 - 3r को 2 के इक्वल करवाया, तो r का वैल्यू मेरे पास 8/3 आया, जो कि एक होल नंबर नहीं है, यानी कि वो r तो मेरा पॉसिबल नहीं है। वो r मेरा पॉसिबल नहीं है मतलब मेरा x की पावर 2 कभी भी आएगा ही नहीं। अगर मेरा x की पावर 2 आ ही नहीं रहा इस एक्सपेंशन के अंदर, तो इसका एक्सपेंशन में मैं +0 इंटू एक्स की पावर 2 लिख दूं, तो आपकी x की पावर 2 का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? ये मत बोलना कि सर आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन 0 इंटू एक्स की पावर 2 आएगा। समझ आ रही है बात? समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? सिमिलरली जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता x की पावर 3 का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप इस चीज को 3 के इक्वल करवाते, तो r का वैल्यू कितना आता? 7/3। अब r का वैल्यू तो एक होल नंबर होना मांगता, 7/3 अगर आया यानी कि r का वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं 7/3। तो इन दैट केस भी अगर मैं आपसे पूछता x की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना, तो आप बोलते 0। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई बात? अगर आपको इस इक्वेशन से ऐसा वैल्यू ऑफ r मिलता है जो कि ना होल नंबर नहीं है, अगर होल नंबर नहीं है अगर, तो आप बोल सकते हो कि उस पर्टिकुलर पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा काके। समझ आ गई बात? किसी को कोई तकलीफ किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा फील करना मेरे साथ, ठीक है जी। चलिए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं यार x की पावर y, x प्लस वाई की होल पावर n, आपको ये एक्सपेंशन लिखने आता है, अब बच्चे बोलेंगे अरे सर अब तो प्रो हो गए, nc0, फिर यहां पे nc1, फिर यहां पे nc2, फिर यहां पे nc3, फिर यहां पे ncn-1 और फिर यहां पे ncn। अरे आगे कहां बढ़ गया? रुक जा, अभी हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट सीखना है ना। तो मैंने कहा चलो ऐसा आ गया, ठीक है। इन सभी के बीच में प्लस प्लस लगा देते हैं क्योंकि अलग अलग टर्म सही है ना। बच्चों ने कहा हाँ सही बात है, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं फिर आगे। ऐसा आ गया, ओके। y की पावर कितना, जो भी c के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो ये अपन ने लिख दिया। x की पावर कितना, यहां पे n, यहां पे n-1, यहां पे n-2, यहां पे n-3, यहां पे 0। ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट है जी।
अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर एक और चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी? रिकॉल करो कि x माइनस वाई की होल पावर n अगर मुझे लिखना है तो इसी के अंदर मैं y के जगह पे क्या लिख दूंगा? माइनस वाई लिख दूंगा। याद आया? हाँ, तो मैंने बताया था कि इसी चीज को मैं लिख सकता हूं x प्लस माइनस वाई की होल पावर n। तो x के जगह पे तो x ही है, लेकिन y के जगह पे अगर मैंने इस फॉर्मूला में माइनस वाई डाल दिया तो मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसा बन जाएगा। किसी को कोई आपत्ति भैया किसी भी प्रकार की? हमें नहीं लगता है कि आपको कोई भी आपत्ति होनी चाहिए। तो ये आ गया कुछ ऐसा। हाँ या ना? अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया क्या कि मतलब n मेरा जो है वो ऑड है कि इवन है? नहीं सर, आपने नहीं बताया। n ऑड है कि इवन है मैंने आप लोगों को नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, नहीं बताया मैंने। अगर आपने इन दोनों इक्वेशंस को एक बारी ऐड किया मुन्ना, अगर आपने इन दोनों इक्वेशंस को एक बारी ऐड किया मुन्ना, तो क्या आएगा? सर कुछ कुछ कटेगा। क्या क्या कटेगा सोचो जरा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपको एक चीज पता चलेगी। क्या चीज? देखना जरा ध्यान से, ऑब्जर्व करना इधर। इसमें तो हर जगह प्लस 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 वाले ही टर्म्स आ रहे हैं, है ना? nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 एंड सो ऑन। हर जगह प्लस 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 आ रहा है। लेकिन यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, इसके अंदर, किसके अंदर बता दो, इसके अंदर, तो आप एक चीज पाओगे कि जब भी y का पावर इवन है, जब भी y का पावर इवन है तब तो प्लस आएगा, लेकिन जब भी y का पावर ऑड है तो माइनस आएगा। सही बोल रहा हूं गलत बात बोल रहा हूं? और n के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं आखिरी टर्म को थोड़ा सा ऐसा लिखूंगा, देखना जरा। ये वाला मेरा आखिरी टर्म है, देखो जरा। n के बारे में पता नहीं है, ऑड है कि इवन, इसीलिए मैंने आखिरी टर्म को कैसे लिखा? -1 की पावर n लिखा है वहां पे। n अगर ऑड हुआ तो माइनस आ जाएगा, अगर इवन हुआ तो प्लस आ जाएगा भैया। राइट है जी। तो एक चीज नोटिस करो, इसमें तो हर एक टर्म में प्लस 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 ही आते हैं, लेकिन जब भी x माइनस वाई की होल पावर n लिखते हैं तो एक y की पावर जब भी इवन है तब तो प्लस, बिकॉज माइनस वाई की पावर जब भी इवन नंबर करूंगा तब तो वो y की पावर पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। हाँ या ना? वेरी सेम नंबर। सही बोल रहा हूं गलत बात बोल रहा हूं? बिकॉज माइनस वाई की होल पावर 2 जो है वो तो वाई स्क्वायर ही बन जाएगा, और ये जो माइनस वाई की पावर 1 है ये माइनस वाई बन जाएगा, और माइनस वाई की पावर 3 जो होगा वो माइनस वाई क्यूब बन जाएगा, एंड सो ऑन। फील आ रही होगी? कितने बच्चों को फील आ रही है भैया? तो द मोमेंट यू विल ऐड दीज टू थिंग्स, कैन यू ऑब्जर्व, कैन यू ऑब्जर्व कि भैया ये वाला और ये वाला उड़ जाएगा। यानी y की पावर ऑड जब भी आ रही होगी वो टर्म्स उड़ने लगेंगे, और जब भी y की पावर ऐड होगी वो टर्म्स बच जाएंगे। एक यहां आ रहा है वैसा का वैसा यहां आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ ऑल द नंबर्स हैविंग y का पावर इवन विल रिमेन। कौन कौन सोचा भैया दिमाग के अंदर ये बात? बहुत काम की चीज बता रहा हूं। दिमाग के अंदर सोचने की आदत क्यों डलवा रहा हूं पता है? क्योंकि जेई के क्वेश्चन में ये चीज बड़ी काम आएगी, और अगर आपने हर चीज लिखने की आदत डाली ना तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम के अंदर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सोच लो इस बात को मन के अंदर, है ना? हाँ, तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि बाइनोमियल जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर बच्चे का सबसे ज्यादा टाइम कहां वेस्ट होता है पता है? ये लिखने में, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैं कह रहा हूं मन के अंदर सोच लोगे ना अगर मन के अंदर, तो इतना बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अभी ये तो क्या है कि शुरुआत है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं तुम लोगों को।
थोड़ी देर बाद मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम खुद फ्लुएंट हो जाओ। तो देखो जरा, y की पावर 0 एक ये टर्म था और एक ये y की पावर 0 वाला टर्म था, ये दोनों ऐड हुए तो 2 टाइम्स आ गया। ये y की पावर 2 वाला, ये y की पावर 2 वाला टर्म दो बारी ऐड होंगे, मतलब यहां से दो बारी हो गया तो 2 इंटू ये वाला। समझ में आ रही है बात? तो जब भी मैंने इन दोनों एक्सपेंशंस को अगर ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ हर वो नंबर जिसमें कि y का पावर इवन है वो बच जाएंगे। समझ आ रही है बात एवरीवन? चलिए जी, अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 1 माइनस 2 किया होता तो कौन सी पावर्स ऑफ y बच जाती बेटा? सोचोगे जरा, कौन सी पावर्स ऑफ y बच जाएगी, जरा सोचोगे? हाँ सर, क्यों नहीं सोचेंगे? ऑड पावर्स ऑफ y विल रिमेन। क्या बड़ी बात है, हाँ या ना? अरे सोचो सोचो, दिमाग लगाना सीखो। बिल्कुल, हाँ या ना? तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आएगा क्या? एंड सो, ठीक है। आखिरी n नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि n के बारे में पता नहीं कि ऑड की इवन, इसलिए मैंने n वाला टर्म लिखा ही नहीं है। मैंने कहा वो क्वेश्चन में देख लूंगा मैं। समझ में आ गई बात? तो देखो जरा, जब भी कभी मैंने x प्लस वाई की होल पावर n प्लस x माइनस वाई की होल पावर n किया तो y की पावर इवन वाले टर्म्स बच जाएंगे और वो दो दो बारी आएंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ y की पावर इवन। देखिए यहां पे भी y की पावर 0 यानी इवन नंबर, यहां पे y की पावर 2 यानी इवन नंबर, यहां पे y की पावर 4 यानी इवन नंबर। और अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जब भी y की पावर ऑड नंबर, देखो यहां पे y की पावर 1, यहां पे y की पावर 3, यहां पे y की पावर 5, वो बच जाएंगे। समझ आ रही है बात? अच्छा, इस चीज को आप यहां अप्लाई कर सकते हो क्या? देखो, अगर आप पूरे का पूरा लगाते ना एक्सपेंशन, इसका लिखते पूरा पूरा इसका लिखते, सोचो कितना टाइम लगता। अब ये चीज मैं इसीलिए आपके दिमाग में बिठा रहा हूं बिकॉज यहां तो फिर भी ठीक है, आगे और अगला क्वेश्चन जब करेंगे तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे नहीं तो इसीलिए इस चीज को याद रखने की आदत डाल दो कि इसको और इसको ऐड किया तो इवन पावर्स ऑफ y विल रिमेन, इसको ऐड किया तो ऑड पावर्स ऑफ y विल रिमेन। समझ में आ गई बात? चलिए तो सीधा एक्सपेंशन करेंगे। x प्लस वाई की होल पावर n प्लस x माइनस वाई की होल पावर n, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 6c0, 6c2, 6c4, देखिए n का वैल्यू 6 है, और 6c6, यही टर्म्स बच जाएंगे सारे के सारे बच्चे। किसी को कोई आपत्ति? अच्छा, इनसे पहले पहले प्लस लगा देते। मैंने कहा चलो यार ठीक है, y की पावर तो हमेशा अपने को पता ही है, जो भी c के सब्सक्रिप्ट में होती है वही रहती है। तो यहां पे y के जगह लिखा हुआ है √3, तो एक तो आ गया √3 की पावर 0, फिर एक आ गया √3 की पावर 2, फिर एक आ गया √3 की पावर 4, और यहां पे आ जाएगा √3 की पावर 6। कोई आपत्ति? 2 की पावर भी अब अकॉर्डिंगली लिख लेंगे बिकॉज 2x के जगह पे लिखा हुआ है, और x की पावर और y की पावर का सम हमेशा कितना होता है? n के बराबर होता है। यानी यहां पे हो गया 2 की पावर 6, यहां पे हो गया 2 की पावर 4, यहां पे हो गया 2 की पावर 2, नहीं यस, और यहां पे हो गया 2 की पावर 0। कोई आपत्ति? भैया ये चीज डायरेक्टली लिखने में आप खुद फील करो। देखो, मैं चाहता हूं कि ये चीज आप डायरेक्टली लिखने की आदत डाल लो, जितने जल्दी डाल लोगे उतना बढ़िया है भैया। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चे? देखो जरा, अब आप पूरे का पूरा एक्सपेंशन लिखते और ये मन के अंदर नहीं सोचते तो एक बारी करके देखो कितना टाइम वेस्ट होता आपका, कितना टाइम वेस्ट होता है। एक बारी करके देखो, लिख के देखो, आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम के अंदर अपने पास ऐसा थोड़ी भैया क्वेश्चन कम करने को है जो अपन फिजूल टाइम वेस्ट करेंगे, फिजूल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो 6c0 का वैल्यू कितना होता है जरा मुझे बताना, मन के अंदर सोचो। 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 0 का भी फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये चीज 1 आती है कि नहीं आती है? इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है, इंटू 1 प्लस 6c2 का वैल्यू सोचो जरा, 6 फैक्टोरियल, यहां पे 2 फैक्टोरियल, यहां पे 4 फैक्टोरियल। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4321, 4321 यानी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल उड़ गया तो ये 30/2 आ रहा है, यानी कितना हो गया? 15 हो गया। तो 6c2 का वैल्यू मैं 15 लिख दूं?
जी सर, तो 6C4 का भी वैल्यू मुझे बता देना। 6C4 का भी वैल्यू मुझे बता ही देना इसी बात पे। सर 6C4 और 6C2 सेम होता है, NCR इज इक्वल टू NC N-R, और नहीं तो वैसे भी निकाल लो। तो ये आ गया 15, 2 की पावर 2 4 हो गया, और ये 9 आ गया, प्लस 6C6 कितना होगा, भले फॉर्मूला से निकाल लो, और भले ही 6C6 किसके बराबर होगा, 6C0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जो कि 1 आया था, है ना। ये आ गया बेटे। कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की, देख लो। अब इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया। कर लोगे मल्टीप्लाई, नहीं कर लोगे? 64। हाँ थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो चाहो तो आप मेरे हिसाब से 27 कॉमन ले लो इन तीनों में, मैं तो कहता हूं 27 कॉमन ले लोगे ना यहाँ पे, तो 27 कॉमन आएगा ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। पर कैलकुलेट कर लोगे, मुझे पता है यार, इतना तो तुम कर लोगे, है ना। पहले इन दोनों में से 15 कॉमन ले लिया मान लो, तो ये आ गया कितना, 32 48 प्लस 36, ओके, और ये प्लस 27। इसको तो कैलकुलेट कर लोगे, अब वही आपका आंसर है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज सिंप्लीफाई होके देखो कितनी इजी बन जाती है, एक नंबर बन जाता है। अभी भी आप इसको ऐड करके और फिर मल्टीप्लाई 2 से, दैट्स इट, क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। समझ आ गई बात? देखिए मैंने कितना कम लिखा है। अब देखिए ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, केवल मेरे सिवाय, कि देखिए ना, जेई के अंदर अपने पास कितने क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ के अंदर 25 करने रहेंगे, केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी, राइट। अब सोचो जरा, 180 मिनट्स होंगे अपने पास टोटल, 3 घंटे का एग्जाम है। तो सोचो जरा, एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम रहता है अपने पास, तकरीबन 2.5 से 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा मान लो, अगर हम 60 क्वेश्चन भी करते हैं आउट ऑफ 75, है ना, यस, तो 3 मिनट पर क्वेश्चन। तो सोचो जरा, आपको क्वेश्चन कितना जल्दी करना है, पहली बात तो एग्जाम के अंदर, है ना, फील करो उसको, बिकॉज वो अपना टारगेट है जिसको कि अपने को अकम्प्लिश करना है ना। ये नहीं है कि भैया मतलब जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वी विल हैव टू नो, बिकॉज है ना, देखो कोई भी गेम खेलो तो उसके रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो रूल्स भैया कि टपका खा के भी चली जाएगी तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाउंड्री के बाहर। और अगर टेनिस खेल रहे तो अपने कोर्ट में टपका नहीं खा के जानी चाहिए बॉल, अदरवाइज पॉइंट जो है सामने वाले को मिल जाएगा, है ना। तो हर गेम के अपने अपने रूल होते हैं, और इस गेम का रूल क्या है कि भैया जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको पता ही है कितना जल्दी सॉल्व करना है। अब देखो जल्दी सॉल्व, कई बारी ना बच्चा बोलता है सर मैं ना एक लेवल के बाद स्पीड बढ़ा ही नहीं पा रहा, तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि बच्चा ये नहीं जानता कि थिंक मोर राइट लेस रूल क्या है। थिंक मोर राइट लेस रूल क्या है? देखो मैंने ये चीज लिखी, कितना टाइम लगा मुझे लिखने में, और अगर मैं इस चीज को सोच लेता हूं या माइंड के अंदर ही बोल देता हूं, तो किसमें ज्यादा समय लगेगा? लिखने में ज्यादा समय लगेगा कि माइंड के अंदर सोचने में ज्यादा समय लगेगा? बताओ मुझे जरा किसी चीज को। मेरे ख्याल से लिखने में ज्यादा समय लगेगा एवरीवन। अरे अगर आप हर एक स्टेप लिख रहे हो तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि भैया आपका एक क्वेश्चन जो है वो 10 मिनट चले जाएगा, यही वाला क्वेश्चन, अगर हर एक स्टेप लिख रहे हो तो। जैसे मान लीजिए आपने 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 6 उसका भी एक्सपेंशन लिखा, 2 माइनस रूट 3 की होल पावर 6 उसका भी एक्सपेंशन लिखा, फिर आप एक एक टर्म को लिख रहे हो, जैसे फिर मैंने ये जो किया है वो भी कर रहे हो। तो आप सोचो कि लिखने में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, और लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा तो बच्चे को लगेगा कि यार मैं तो इतना स्पीड से कर रहा था, फिर भी मेरा अटेम्प्ट इतना ही हो पा रहा है, तो मेरे नंबर कम आ रहे हैं फिर भी पेपर के अंदर जब भी टेस्ट दोगे। तो नंबर कम आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यू आर नॉट फॉलोइंग द थिंक मोर राइट लेस रूल। सोचो ज्यादा, लिखो कम, बिकॉज आपका एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि भैया सब्जेक्टिव इन नेचर है, कोई आपकी कॉपी चेक करने आएगा। एग्जाम तो आपका ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, तो स्टेप मार्किंग तो होगी नहीं। तो इन दैट केस व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई इज कि आप बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर सोचो, आदत डालो, वो धीरे धीरे डलेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आज अरविंद सर ने बोल दिया तो आज से सर कुछ सोचूंगा ही नहीं, हवा में करूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें समय लगेगा, ठीक है, उसमें समय लगेगा, एंड विथ प्रैक्टिस दैट विल इंप्रूव, है ना।
जैसे कि क्रिकेटर्स भी क्या करते हैं, नेट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। अब अपन सोचें कि यार इनको प्रैक्टिस की क्या जरूरत, ये तो इतना खेल रहे हैं बचपन से, तो काम थोड़ी चलेगा। वो भी प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो जाके अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं, इजंट इट? तो हम भी वो चीज पर पहुंच सकते हैं, हम भी आराम से 2.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट what is going to take, what thing we should do so that we can reach over there is practice, and that too perfect practice. कई बारी बच्चा क्या करता है, आराम से फैल के पढ़ता है भैया, है ना, मतलब 15 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन हो रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, अरे ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अपना, क्या दिक्कत है ना? तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है यार, समझो जरा। वो एटीट्यूड अपने को ना वैसा सेट कर दो, अपना टेम्परामेंट वैसा सेट कर दो कि जब भी पढ़ रहे हैं ना फोकस, फुल फोकस्ड। और भाई अपना आउटपुट पता होना चाहिए कि 3-4 मिनट में एक क्वेश्चन निकलना ही चाहिए घर पे बैठ के आराम से, क्योंकि अगर 3 से 4 मिनट में अगर घर पे बैठ के क्वेश्चन नहीं निकल रहा है ना, तो एग्जाम में कैसे निकलेगा? समझ में आ रही है बात? अब वो रातों रात नहीं होगा, उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे, है ना, बट यू विल हैव टू कीप अ चेक ऑन दिस। समझ में आ रही है बात? इस बात पे चेक रखिएगा, ये नहीं कि यार मुझे जो भी होमवर्क मिला मैं कर तो रहा हूं, करो अच्छी बात है, लेकिन टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो थिंक मोर, राइट लेस रूल, सोचो ज्यादा लिखो कम, तो वैसे ही टाइम कम लगेगा किसी क्वेश्चन के लिए, और टाइम कम लगेगा तो अटेम्प्ट ज्यादा होगा, अटेम्प्ट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है मार्क्स ज्यादा आएंगे, है ना? सो फॉलो दैट, ओके? चलिए जी आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आप लिखो जरा वो पिछला वाला, आपके तोते उड़ जाएंगे। आप एक्सपेंशन, अगर इसका पूरा एक्सपेंशन लिखोगे, इसका पूरा एक्सपेंशन लिखोगे, आपके तोते उड़ जाएंगे, मैं हकीकत बता रहा हूं, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, हाँ या ना? तो देखिए पहले तो मैं आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं, इन केस अगर आपको ये फॉन्ट्स थोड़े से छोटे लग रहे हैं तो। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1 की होल पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1 की होल पावर 5। अब यहां पे देखिए थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इंपॉर्टेंट होता है कई बारी। अगर मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स बोल दूं पहले वाली को, और इस बाद वाली को कैपिटल वाई बोल दूं, तो ये कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई ही तो है, हाँ या ना? और दोनों को ऐड कर रहा हूं, दोनों को ऐड अगर कर रहे हैं, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई की होल पावर 5 प्लस कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई की होल पावर 5, तो क्या बच जाएगा? ऑड पावर्स ऑफ वाई बच जाएगी कि इवन पावर्स ऑफ वाई बच जाएगी? सर ऑड पावर्स ऑफ वाई तो कैंसल हो जाएगी क्योंकि ऐड कर रहे हैं, इवन पावर्स ऑफ वाई बच जाएगी, हाँ या ना? तो यही 3 टर्म आएंगे, 5c0, 5c2, 5c4, 5c6 आएगा क्या? नहीं सर, r कभी भी बड़ा नहीं हो सकता n से, मैंने कहा ठीक है। तो यहां पे आएगा अंडर रूट x की पावर 6 माइनस 1 यानी y की पावर 0 और x स्क्वायर की पावर कितना? 5। फील कर सकते हैं? मैं तो कहता हूं यहां पे भी डायरेक्ट 1 लिखने की जरूरत थी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां पे आएगा अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1 की होल पावर 2। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट यहां पे x की पावर 6 माइनस 1 लिखने की जरूरत थी। मन के अंदर सोचोगे बहुत टाइम से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की पावर 3, डायरेक्ट x की पावर 6 लिखने की जरूरत थी, प्लस लिखेंगे अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1 की होल पावर 4, यहां पे डायरेक्ट x की पावर 6 माइनस 1 की होल पावर 2 लिखने की जरूरत थी, और यहां पे एक्स स्क्वायर की पावर 1 हो गया। समझ में आ गई बात? सारे के सारे बच्चों को ऐसा लिखा जाएगा ये? मैंने कहा ठीक है यार, अभी थोड़ी शुरुआत कर रहे हैं तो मैंने ये भी आप लोगों के लिए लिख लिया, लेकिन आपको जाना कहां है, आई एम टेलिंग यू दैट, है ना? यस, बिकॉज कई बारी बच्चों को आता बहुत है एग्जाम के अंदर, लेकिन टाइम कम पड़ जाता है, तो यू विल हैव टू गो थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल, ताकि टाइम सेव हो जाए, ठीक है? 5c0 का वैल्यू कितना होगा, मन के अंदर ही सोचो। बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज बताना ही चाहता हूं, और मैं बता ही देता हूं। नोट कितने का नोट है ये? बड़े काम का नोट है ये। नोट ये है कि NC0 और NCN इसका वैल्यू 1 ही होता है हमेशा। कितना होता है? 1 ही होता है काके। अब n के जगह कुछ भी नेचुरल नंबर हो, 1 ही आएगा। फील कर लो भले इस बात को। तो ये आ गया x की पावर 10 प्लस 5c2 का वैल्यू 10 होता है, इंटू x की पावर 6, x की पावर 6 माइनस 1 प्लस 5c4 का वैल्यू 5 होता है,
x की पावर 2 इंटू x की पावर 6 माइनस 1 की होल पावर 2 आएगा। यस अब देखिए, मैं चाहता तो ये पूरी की पूरी चीज नीचे लिख देता है ना, लेकिन मैं यहीं पे लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज एग्जाम में भी अगर आप ऐसे कर लोगे ना तो भी आपका टाइम सेव हो जाएगा, इसलिए मैं भी आपको ये चीज छोटी छोटी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहीं लिख दो इसका एक्सपेंशन, x की पावर 12 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे? आपके पास आ जाएगा x की पावर 10 प्लस 10 इंटू एक्स की पावर 12। जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये वाला -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -10 इंटू एक्स की पावर 6। ओके, प्लस जब ये 5x स्क्वायर जो है वो x की पावर 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x की पावर 14 माइनस 10x की पावर 8। जब ये वाला 5x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 5x स्क्वायर। ऐसा आएगा बेटे। ओके, अब मुझे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन एंड आल्सो फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने कहा यार कोई टर्म इकट्ठे हो रहे हैं क्या? ये x की पावर 10 है, ये x की पावर 12, ये 6, 14, 8 और 2, सारे पावर्स ऑफ x अलग अलग है। देखो जरा, सारे के सारे पावर्स ऑफ x अलग अलग है। इफ सेम पावर्स ऑफ x आर देयर, सेम पावर्स ऑफ x आर देयर, देन क्लब देम, देन क्लब देम, उनको क्लब कर दो। मतलब क्या है समझो जरा। अगर मान लीजिए कि यहां पे x की पावर 2 ही आ रहा होता और यहां पे भी x की पावर 2 ही आ रहा होता तो दोनों को क्लब कंबाइन करके लिखते हैं। मतलब x की पावर 2 वाला एक ही टर्म होगा, मतलब जैसे x की पावर 10 वाला एक ही टर्म होगा, x की पावर 12 वाला एक ही टर्म होगा। अगर दो दो आ रहे हैं, तीन तीन आ रहे हैं तो उनको पहले क्लब कर लेंगे। समझ में आ गई बात? यस, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ रहे हैं आपके पास। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके यहां पर? नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो गए। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हमेशा x की पावर क्या है? होल नंबर। देखो x की पावर 10, 10 इज अ होल नंबर, x की पावर 12, 12 इज अ होल नंबर, x की पावर 6 होल नंबर है 6, 14 होल नंबर है, 8 होल नंबर है, 2 होल नंबर है। जीरो भी अगर होता, कोई कांस्टेंट टर्म भी होता तो x की पावर 0 लिख सकते थे उसमें भी, तो होल नंबर ही है पावर। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या प्रेजेंट है? 14। यस, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, हो गया आपका काम। समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की तो मुझे बताइए यार। anyone is having any kind of doubt, feel free to reach out to me। मुझे नहीं लगता है कि वैसे होना चाहिए। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज मिडल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। मिडल टर्म, मिडल 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 टर्म। आप थोड़ा सा समझिएगा यहां पर, ठीक है? अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 5 लोग लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है, 5 लोग लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, मान लो ये T1, पहला आदमी T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5। अगर ये लोग 5 लोग लाइन के अंदर खड़े हैं तो इन 5 लोगों में से बीच में कौन खड़ा है? आप बड़े आसानी से बता दोगे सर ये वाला खड़ा है। मैं कहूंगा ठीक है, कैसे पता लगाया? आप बोलोगे सर एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, तो देखा यही बीच में रह गया। यही लॉजिक फॉलो किया होगा आपके माइंड में कहीं ना कहीं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तभी तो आप मिडिल टर्म मुझे बता के आए हो। हाँ, क्लियर है? चलिए मैंने कहा ठीक है, ओके। अगर मैं आप लोगों को टर्म्स ऐसे दे देता T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसा दे देता, तो मिडिल टर्म्स क्या होते? कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस बार मिडिल टर्म होगा ही नहीं, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस बार 2 मिडिल टर्म होंगे। तो लेट मी टेल यू कि ये दोनों आपके मिडिल टर्म्स हैं। 2 मिडिल टर्म्स होंगे यहां पे एक ही मिडिल टर्म था, यहां पर 2 मिडिल टर्म होंगे। समझ में आ रही बात? तो इसको भी कैसे किया? T1 हटाया इधर से, T6 हटाया इधर से, उधर से T2 हटाया, इधर से T5 हटाया, तो बीच में 2 बच गए, तो दोनों के दोनों आ रही है और मिडिल टर्म्स। पहली बात तो ये। तो कॉमन सेंस के थ्रू वी कैन इजीली फाइंड आउट मिडिल टर्म्स। समझ में आ रही है बात एवरीवन? किसी को कोई आपत्ति? यप, अच्छा। तो कैन यू गाइज ऑब्जर्व
if number of terms are odd, if number of terms is odd, then one middle term is there. हाँ या ना? अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ऑड अगर हैं तो वन मिडल टर्म इज देयर, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है देन टू मिडल टर्म्स आर देयर. कैन यू गाइज फील दिस? एवरीवन, आप और ले लो, 7 ले लो, T6 T7 भी ले लो, आप देखोगे एक ही मिडल टर्म आएगा. जब भी कभी आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डील करोगे ना तो एक ही मिडल टर्म आएगा, और जब भी कभी आप मतलब जब भी कभी आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डील करोगे तो दो मिडल टर्म्स आएंगे. कॉमन सेंस है एवरीवन. किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की तो बता दो यार भैया मुझे जरा, है ना? मेरे ख्याल से क्लियर ही है, कोई डाउट है ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है ये तो, है ना जी? चलिए क्लियर है सारे के सारे बच्चों को. अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्म्स बोला मैंने. अगर यहां नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रहे हैं तो ये n जो होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर वो ऑड आएगा कि इवन? सोचो जरा. मैंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो जो n आता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर पावर, वो ऑड होगी कि इवन? सर ये इवन होगी. कैसे आया सोचो. क्योंकि अगर मेरी पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं कितने? n+1. हाँ या ना? अगर मेरी पावर n है तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन कितने होते हैं? n+1 होते हैं. अगर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो n+1 ऑड है. अगर n+1 ऑड है तो n क्या होगा? इवन होगा. सही बात बोल रहा हूं, गलत बात बोल रहा हूं? सही बात है सर. अगर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो n क्या होगा? n ऑड होगा. फील कर सकते हैं? बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? n+1 होता है. तो n अगर ऑड है तभी तो n+1 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे. समझ में आई बात? तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सर जब भी n का वैल्यू इवन होगा तो एक मिडल टर्म आएगा, और जब भी n का वैल्यू ऑड होगा तो दो मिडल टर्म आएंगे. देखिए समझिएगा जरा. नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हुए या फिर n अगर इवन हुआ तो एक मिडल टर्म. अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुए और n अगर ऑड हुआ या कहूं n ऑड हुआ तो दो मिडल टर्म्स. अब बच्चे बड़ा ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि दोनों याद रखने के चक्कर में चलते हैं. मैं कहता हूं या तो n ही याद रख लो या नंबर ऑफ टर्म्स ही याद रख लो. अगर नंबर ऑफ टर्म्स याद कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो एक मिडिल टर्म, और वैसे वो भी याद करने की जरूरत नहीं बिकॉज कॉमन सेंस तो है तुम्हारे पास. T1 T2 T3 अगर तीन टर्म्स हैं तो T2 वाला मिडल होगा. तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होंगे तो एक मिडल टर्म आएगा. और T1 T2 T3 T4 अगर ऐसे ले लिया तो चार टर्म्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपने इवन लिए हैं तो उस केस में दो मिडल टर्म आते हैं. समझ में आ गई बात? इतनी किसी को कोई बात तकलीफ किसी भी प्रकार की? मेरे ख्याल से नहीं होगी. समझ में आ गई बात? अच्छा, अब थोड़ा सा फॉर्मूला के टर्म्स में भी चलते हैं कि सर मान लीजिए मैंने बोल दिया आपको, है ना, या थोड़ा सा कॉमन सेंस के थ्रू चलते हैं, फिर फॉर्मूला से इसको भी करवा दूंगा इन केस अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो. एग्जाम्पल, विच टर्म इज मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ सबसे पहले लिखने जा रहे हैं हम x+y की होल पावर 12. सोचो जरा, सोचो जरा. मैं तो कहता हूं x+y की होल पावर 12 है तो 13 टर्म्स आ रहे होंगे. एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, ऐसे कर करके थोड़ा सोच लो, आपको भी समझ में आ जाएगा. सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सारे के सारे बच्चे. अगर पावर 12 है तो 13 टर्म्स होंगे ना? हाँ जी सर बिल्कुल होंगे. तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो. मिडिल टर्म कौन सा होगा? सोचो.
T7, 6 पहले वाले छोड़ दो, T7 के बाद के 6 और छोड़ दो, 6 6 12 और एक T7 मिला के 13 हो गए। तो 7th टर्म इज गोइंग टू बी द मिडल टर्म। कितना आ जाएगा ये? 12C6 y की पावर 6 x की पावर 6। सही बोल रहा हूं? देख लो जरा भैया सारे के सारे। सही बात है सर। मैंने कहा ठीक है, और बढ़ते आगे। अगर मैंने आप लोगों से बोला कि x प्लस 1 की होल पावर लेट से 52, अब नाउ यू विल बी लाइक अरे सर अब क्या करें, अब क्या करें? अब सर एक एक तो लिखने से रहे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना, इंट्यूटिव माइंड को लगाओ, थोड़ा सा इंट्यूटिव माइंड को लगाओ। देखो क्या हो रहा है कि जब यहां पे n का वैल्यू कितना रहा होगा, अगर ये ऐसे 5 टर्म्स है तो 4 रहा होगा, n का वैल्यू 4 रहा होगा, तभी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 + 1 यानी कि 5 हो रहा है। तो मिडिल टर्म आया है तीसरा वाला। ऐसा क्यों हुआ होगा सोचो। सर नंबर ऑफ टर्म्स +1 यानी कि 5 + 1 6/2, तो थर्ड टर्म आता है। नंबर ऑफ टर्म्स 13 + 1 यानी 14/2, तो 7 आता है। लॉजिक फॉलो हो रहा है? ये क्यों आ रहा होगा? ये थर्ड टर्म क्यों मिडल आया है जब 5 टर्म्स है? तो 5 में 1 ऐड हुआ है, 6 हुआ, बाय 2 किया, तभी तो थर्ड 3 आया है। यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 आएंगे, उसमें +1 करेंगे तो 14 हो गया, /2 करेंगे तभी तो 7th टर्म आएगा। तो यहां पे भी आप सोचिए कि जो मिडिल टर्म आ रहा होगा आपका, मिडिल टर्म वो कौन सा टर्म आ जाएगा? 53 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 53 + 1 यानी 54/2, बोले तो 27th टर्म। और 27th टर्म को लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं। यस और नो? किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? देखना बेटे, क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? यस, इजी एवरीवन। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मिडिल टर्म का फॉर्मूला फॉर मिडिल टर्म नंबर क्या है? आप एक तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, है ना? एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि NCN/2, ऐसा वाला NCN/2 वाला, क्योंकि देखो 12 है तो 12 का आधा कितना होता है? 6, 12C6 वाला टर्म जो है वो मिडिल टर्म है। लेकिन मैं इसको ऐसे प्रीफर नहीं करता, मैं तो आपको बोलता हूं कॉमन सेंस लगाया जो आपने अभी ना, उसी को बस लिख दो। क्या कॉमन सेंस लगाया आपने अभी? आपने ये कॉमन सेंस लगाया कि मिडिल टर्म नंबर कौन सा वाला होगा? वो होगा नंबर ऑफ टर्म्स +1 अपॉन 2th टर्म, वो मिडिल टर्म हो जाएगा। जैसे यहां पे पावर 4 रही होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हुए, तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, +1/2 यानी कि 6/2, दैट इज 3, थर्ड टर्म इज द मिडिल वन। यहां पे पावर 12 है तो टर्म्स 13 रहे होंगे, 13 में भी +1 करना है /2, क्योंकि देखो नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डील कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे 13 होंगे। अब 13/2 तो सीधे कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो 6.5 टर्म आ जाएगा। 6.5वां टर्म क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो ऐसे भी दिमाग में बिठा सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स ही दिमाग में बिठा रखा है, बस n को भूल जाओ। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 13 होंगे तो उसमें +1 करके /2 करना पड़ेगा। यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स 53 होंगे तो उसमें +1 करके ही /2 करना पड़ेगा, बिकॉज 53/2 करोगे तो पॉइंट्स में आएगा, जो कि टर्म नंबर हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? ठीक है, तीसरा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं x + y की पावर 5 यानी n जब ऑड है, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, इवन। यस और नो? तो उसमें मिडिल टर्म क्या आ रहे हैं? थर्ड और फोर्थ। कैसे आया होगा ये? जरा सोचो, कैसे आया होगा? सोचो जरा। देखो जब टर्म्स 6 हैं तो 6 का आधा किया तो 3 आया, 6/2, और फिर उसका अगला। ये लॉजिक फॉलो हो रहा है यहां पे।
तो यहां पे मिडिल टर्म क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 6/2 करेंगे यानी थर्ड और उसका एक अगला, ये मिडिल टर्म्स हो गए। इसको कैसे लिखेंगे, 5c2 x की पावर 3 y की पावर 2, और इसको कैसे लिखेंगे बेटे, 5c4 x y की पावर 4। दैट्स इट। समझ में आ गई बात, देखो जरा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला फॉर मिडिल टर्म नंबर, कि कौन सा टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, क्या है वो, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, एक तो ये और एक नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 + 1, उसका अगला वाला। दैट्स इट। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को। अगर मैं आप लोगों को बोलता कि यार इसके अंदर बताओ मिडिल टर्म कौन सा होगा, x + 1 की होल पावर, लेट से मैंने आपको बोला 49, तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 होंगे। एक तो 50 का आधा यानी 25th टर्म, एक तो 25th टर्म, और एक फिर उसका अगला वाला यानी 26th टर्म। एक तो 25th टर्म और एक उसका अगला यानी 26th टर्म। तो ये कितना आ गया बेटे, ये आ गया 49c24 x की पावर 25, एक तो ये चीज आ गई, और एक ये कितना आ गया बेटे, ये आ गया 49c25 x की पावर 24। दैट्स इट, दीज विल बी द मिडिल टर्म्स। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को, किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। मैं बोल रहा हूं n को भूल जाओ, केवल नंबर ऑफ टर्म्स की याद रखो चीजें। अगर लॉजिकली आपका माइंड काम नहीं करता है मान लीजिए, तो फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं ये भूल जाओ आप, और बाकी सारा याद कर लो। और अगर लॉजिकली करता है तो कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, आपका काम वैसे ही बन जाएगा। चलिए, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डील करते हैं। जब पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 7। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो खुद माइंड के अंदर फील करो, मिडिल टर्म कितना आएगा, एक ही आएगा। और वो मिडिल टर्म कैसे आएगा, सर इसमें 1 ऐड करके ही बाय 2 करना पड़ेगा, तो दिस टर्म विल बी द मिडिल टर्म, यानी फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म, हाँ या ना। और फोर्थ टर्म लिखेंगे कैसे, 6c3 2a की पावर समथिंग और b की पावर समथिंग, तो b की पावर भी 3 और 2a की पावर भी 6, तो दिस इज द मिडिल टर्म। इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, कैसे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, और फिर ये 2 की पावर 3 इंटू a क्यूब इंटू b क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये हो गया 8 इंटू a क्यूब इंटू b क्यूब। तो ये कितना आ गया बेटे, ये आ गया 4 5 20, 20 इंटू 8, यस ऐसा आ गया। सो दिस इज योर मिडिल टर्म। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को, देखो 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 देखो, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये चीज हो गई वैसे अपनी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इन केस अगर ये किसी को दिख नहीं रहा है ना एक्सप्रेशन, तो लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये थोड़ी सी फॉन्ट साइज काफी छोटी हो गई है आज, एक्सप्रेशंस की स्पेशली, है ना, बाकी तो इट्स फाइन। हाँ चलिए, इसके एक्सपेंशन के अंदर मिडिल टर्म बताना है। तो देखिए, पावर अगर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 8। अगर 8 टर्म्स है तो ऑब्वियस सी बात है 2 टर्म्स मिडिल होंगे। तो मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे जरा देखो। मिडिल टर्म एक तो फोर्थ, क्योंकि 8 का आधा कर दिया सीधे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स से याद कर रहा हूं, तो आधा सीधे ही हो जाएगा वो 8/2, यानी एक तो फोर्थ और एक फिफ्थ टर्म अगला वाला उसका। तो T4 का वैल्यू कैसे लिखेंगे सर, वो लिखेंगे 7c3 एक्स स्क्वायर की कुछ ना कुछ पावर आएगी, 1/x की भी कुछ ना कुछ पावर आएगी, तो ये 3 आएगी और ये मेरे ख्याल से 4 आ जाएगी, है ना। और इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, T5 यानी 7c4 एक्स स्क्वायर की कुछ ना कुछ पावर लिखेंगे, 1/x की कुछ ना कुछ पावर लिखेंगे, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, दैट्स इट। ये आपके मिडिल टर्म्स हैं, इनको चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। यप एवरीवन। अच्छा, क्या एक चीज किसी बच्चे ने नोटिस करी क्या, कि जब भी मेरे पास 2 मिडिल टर्म्स आ रहे हैं, जब भी मेरे पास 2 मिडिल टर्म्स आ रहे हैं, तो देखिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट यानी एनसीआर इक्वल आ रहा है। देखो 49c24
और ये 49C25। सर ये दोनों इक्वल कैसे? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर लगाओ जरा। यस सर। अच्छा यहां पे लगाओ जरा 5C2 और 5C, एक मिनट, 5C2 और ये 5C3 होगा, मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है गलती से, है ना, दिस इज 5C3। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट यानी NCR, तो जब भी दो मिडिल टर्म आ रहे हैं तो इनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम सेम आएंगे। अच्छा ऐसा क्यों होता है? याद करो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था NC0 और NCN ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी इधर से पहला और इधर से पहला, फिर इधर से दूसरा यानी NC1, उधर से दूसरा यानी NCN माइनस 1, वो दोनों इक्वल होते हैं। फिर इधर से तीसरा यानी NC2 और इधर से तीसरा NCN माइनस 2, वो इक्वल होते हैं। इधर से चौथा यानी NC3, उधर से चौथा यानी NCN माइनस 3, वो दोनों इक्वल होते हैं, एंड सो ऑन। और मैं अभी आपके दिमाग में एक चीज बनाने वाला हूं, तो उसको दिमाग के अंदर छाप लीजिए, अभी बताता हूं आप लोगों को, ठीक है? यस देखिए NC0 मैं कैसे बना रहा हूं दिमाग के अंदर, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, पेन और पेपर छोड़ दीजिए। NC0 यानी इधर से पहला और इधर से पहला यानी NCN, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है? ये दोनों इक्वल होते हैं। और इससे नीचे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि इससे नीचे अगर मैं हाथ लेके गया तो आप लोगों को दिखेंगे नहीं मेरे हाथ, ठीक है? हाँ, तो सेकंड, इधर से सेकंड और इधर से सेकंड क्या क्या हो गए? इधर से सेकंड NC2, इधर से सेकंड NC1, इधर से NC माइनस 1, ये दोनों इक्वल होते हैं। इधर से थर्ड NC3, इधर से थर्ड NCN माइनस 3, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या आप देख रहे हो मेरे हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं? इधर से चौथा NC3, इधर से चौथा NCN माइनस 3, इधर से पांचवा NC4, इधर से पांचवा NCN माइनस 4, ये भी दोनों इक्वल होते हैं। मैं धीरे धीरे हाथ क्यों ऊपर लेके जा रहा हूं? बिकॉज ये टर्म्स भी बड़े होते जा रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात बोल रहा हूं? NC0 NCN ये दोनों इक्वल होंगे, फिर NC1 और NCN माइनस 1 ये दोनों इक्वल होंगे, बड़े होंगे ये कंपैरेटिवली उन दोनों के, NC0 और NCN के। फिर इधर से तीसरा और इधर से तीसरा यानी NC2 और NCN माइनस 2, ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये बाकी जो दो नीचे थे उन दोनों से बड़े होंगे। फिर NC3 और NCN माइनस 3, ये दोनों और बड़े होंगे। फिर NC4 NCN माइनस 4 और बड़े होंगे। NC5 NCN माइनस 5, ये और दोनों बड़े होंगे, एंड सो ऑन विल गो ऑन। बाइनोमियल कोएफिशिएंट में दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू रिमेंबर। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो मुझे बता दो भैया। वैसे होगा नहीं मुझे लगता है, राइट है जी? एवरीवन क्लियर? तो जरा यहां पे भी नोटिस करो यार, मिडल टर्म है, यानी इधर जितने छोड़े उधर उतने ही इधर भी छोड़े, तो ये दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए मिडल वालों के? दैट्स व्हाई द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर कमिंग सेम। फील आ रही है थोड़ी बहुत? ये होते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, केवल ये। जब भी कभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलूं ना तो NCR, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ कुछ x की पावर बोलूं तो जो भी x की पावर के आगे पूरे का पूरा लिखा हुआ है। जैसे समझो अगर मैंने आपसे बोला कि एक एक्सप्रेशन ऐसा है, ठीक है, मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलूं तो केवल NCR, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x बोलूं तो जो भी x के आगे लिखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज दिस ब्लू वाला, बट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज ओनली NCR। समझ में आ गई बात? कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे चलते बेटा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इंटू y की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मैंने कहा ठीक है पता करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ x वाला क्वेश्चन किया था, वैसा ही है ये, तो जनरल टर्म लिखें। मैंने कहा ठीक है लिखो जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है? TR प्लस 1, तो यह आ जाएगा 9CR 2y की पावर r, और x की पावर कितना आएगा बेटा? 9 माइनस r, ऐसे आएगा। बच्चों ने कहा जी सर। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट? x का पावर कितना चाहिए आपको? आपने कहा 6, और साथ साथ y का पावर कितना चाहिए? 3। मैंने कहा ठीक है 9 माइनस r को तो 6 के इक्वल करवा दो, और y का पावर यहां पे कितना बन रहा है? r, तो r को 3 के इक्वल करवा दो। क्या दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? बोथ सेटिस्फाइज for r is equal to 3।
मतलब भैया r इक्वल टू 3 डाला तो यहां पे y की पावर भी 3 बन जाएगी और x की पावर भी 6 बन जाएगी, हाँ या ना? तो आप r इक्वल टू 3 डाल दो बस। r इक्वल टू 3 डालोगे तो ये आ गया 3 + 1 इज इक्वल टू 9c3 x की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 इंटू y की पावर 3। तो ये कितना आ गया 8 इंटू 9c3 इंटू x की पावर 6 इंटू y की पावर 3। दैट्स इट, दिस इज द टर्म, fourth term obviously, 3 + 1 is fourth term. Yep. And what is the coefficient of x की power 6 into y की power 3? This is the coefficient. समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पे समझना, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। अगर मान लीजिए मेरे से बोलता कि x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 2 निकालिए, x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालिए, ऐसा बोलता, तो समझो जरा, यहां पे r का वैल्यू 2 आता और यहां से r का वैल्यू कितना आता 3 आता। क्या दोनों में से कोई कॉमन वैल्यू ऑफ r मिल रहा है क्या, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? नहीं मिल रहा है। तो यहां पे इस एक्सपेंशन के अंदर कभी भी x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 2 वाला टर्म आएगा ही नहीं। तो वो टर्म आएगा ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? पहले भी बताया था। चलिए, बहुत बढ़िया। एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, दैट इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखिए, इसका आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखोगे, इनकेस अगर आपको ये नहीं दिख रही है तो मैं बता देता हूं, ये है x + 1/x की होल पावर 4। तो इसका आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखोगे तो उसके अंदर कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म। जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म आया 4, तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, बिकॉज ये टर्म जो आ रहा है वो 4 के x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि जनरल टर्म के अंदर अगर कभी भी x का पावर 0 हो जाए तो वो वाला पर्टिकुलर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाता है। बस वही कॉन्सेप्ट है। जिसको समझ में आ गया सुभान अल्लाह, जिसको नहीं आया अभी आ जाएगा, ध्यान से देखना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो पहले तो जनरल टर्म लिखते हैं। तो 4CR x की पावर समथिंग और 1/x की पावर समथिंग, 1/x की पावर तो r और यहां पे 4 - r, ऐसा आ जाएगा। मैंने कहा इफेक्टिव पावर ऑफ x निकालो, मतलब x वाले टर्म्स को कंबाइन कर दो। तो आपने कहा सर x वाले टर्म्स को कंबाइन करेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा, ये आ गया। अब अगर आपको x की पावर 0 चाहिए, यानी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इफ वी वांट टर्म independent of x, if we want term independent of x, then we want effective power of x equal to 0। effective power of x equal to 0। effective power क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज देखिए दो टर्म्स थे x के, उनको क्लब कर दिया, इसीलिए मैं इफेक्टिव पावर ऑफ x इक्वल टू 0 बोल रहा हूं। इफेक्टिव पावर इसलिए बोल रहा हूं। तो जस्ट मेक दिस पावर इक्वल टू 0। तो भैया मैंने बोला 4 - 2r इज इक्वल टू 0, यानी r इज इक्वल टू 2। तो r इज इक्वल टू 2 अगर है तो आप फिर टर्म तो निकाल ही लोगे मेरे ख्याल से। क्या होगा? r इज इक्वल टू 2 डाल दो यहां पे, तो 4c2 आ जाएगा, और कौन सा टर्म हो जाएगा? वो थर्ड टर्म हो जाएगा, यस, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। अच्छा, अगर यहां पे r इज इक्वल टू 3/2 आ जाता, नॉट पॉसिबल, r की वैल्यू 3/2 हो ही नहीं सकती, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आता ही नहीं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आता ही नहीं। समझ आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? देखिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो समझ में आएगी बात, है ना? चलिए इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना? फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। अगर ये नहीं दिख रहा है तो लेट मी राइट इट बिगर फॉर यू गाइज। 3/2x² माइनस 1/3x की होल पावर 9। चलिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालिए। तो सबसे पहला जनरल टर्म लिखेंगे भैया, तो आ गया 9CR 3/2x², ये एक टर्म है। और मैं इसी चीज को बेटा ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 3/2x² प्लस -1/3x की होल पावर 9, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो y के जगह पे कितना लिखा हुआ है? b के जगह पे -1/3x लिखा हुआ है। यस एवरीवन,
तो यहाँ पे तो आर आ जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस आर आ जाएगा। मैंने कहा इफेक्टिव पावर ऑफ एक्स लिखो बेटे, इफेक्टिव पावर ऑफ एक्स लिखो बेटे। तो आ गया 9 CR, ये आ गया 3/2 की होल पावर 9 माइनस आर, ये आ गया x की पावर 2 इंटू 9 माइनस आर, फिर यहाँ पे आ गया -1 की पावर r, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर r इंटू एक्स की पावर r। अब x की पावर r वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लो। कितने आ रहे भैया x की इफेक्टिव पावर? 18 माइनस 3r आ रही है, देखो जरा। आपको चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी आप क्या करोगे, इस चीज को 0 कर दोगे। तो 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। r का वैल्यू 6, यानी 7th टर्म इज द मिडिल टर्म, तो वो कितना आ जाएगा, 9c6, यहां पर डाल दो अगेन, 3/2 की पावर 9 माइनस 6 -1 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 और x की पावर 0। ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये कितना आ गया, 9c6, 3/2 की पावर 3 और ये आ गया 1/3 की पावर 6। दिस इज द टर्म, दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? देखिए वही चीज कर रहे हैं हम ले देके, इसीलिए मैं बोलता हूं। और जेई मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जेई मेंस में बाइनोमियल के क्वेश्चन यहीं से ज्यादा आते हैं बेटा, यहीं से ज्यादा आते हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो सोच लो यार कितना आसान है यार ये चैप्टर जेई के लिए आपका। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए यहां पर। मैंने कहा अगर ये नहीं दिख रहा है तो लेट मी राइट इट इन बिगर फॉन्ट्स फॉर यू। √x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर का होल पावर 10। तो मैंने कहा यार जनरल टर्म लिखते हैं, TR प्लस 1th टर्म 10CR √x अपॉन 3, इसकी पावर कुछ ना कुछ करेंगे, और ये 3/2x स्क्वायर, इसकी पावर को r लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस आर। अगर टर्म्स इकट्ठे करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, 3 की पावर 10 माइनस आर, एक तो ये नीचे आएगा, और यहाँ पे आ गया 3 की पावर r, यहाँ पे आ गया 2 की पावर r, यहाँ पे आ गया x की पावर 2r, और यहाँ पे आ गया x की पावर 10 माइनस आर अपॉन 2। तो इफेक्टिवली मेरे पास x की पावर कितनी आ रही है, जरा देखो, x की पावर 5 माइनस r/2 माइनस 2r, यही आ रही है। अच्छा, वी वांट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी वी वांट दिस पावर टू गो टू इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम 0 के इक्वल करवा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस r/2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5r/2 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और अगर r इज इक्वल टू 2 आ गया, थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी द मिडिल टर्म, कितना हो जाएगा वो, 10c2, यहां पर डाल दो, 3 की पावर 10 माइनस 2, 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर तो 0 ही आना है। So this is your term independent of x, that is the third term which is independent of x. I hope you guys are clear with this everyone. चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। Come on. Find the term independent of x in the expansion of this. अगर आपको expansion किसका लिखा हुआ है ये नहीं दिख रहा है तो let me write it over here for you guys, right? 1 plus 1 by x की whole power 7, ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है। देखिए पहले जो भी थे वो सिंपल बाइनोमियल थे, है ना, सिंपल बाइनोमियल। ये लेकिन यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है, तो व्हाट वी शुड डू, सोचो जरा। देखिए दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं आपके पास। आप क्या कर सकते हो, एक तो इसी चीज को लिख सकते हो कि भैया 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस 1 बाय एक्स की होल पावर 7 से, और फिर एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस 1 बाय एक्स की होल पावर 7 से। अब यहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अपन लिख सकते हैं। फिर अगर मुझे यहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, देखिए यहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आ जाएगा मेरे ख्याल से बड़े आसानी से, है ना। प्लस, लेकिन यहां पे मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा,
और क्यों सोचना पड़ेगा, देखिए अगर मुझे यहां से भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो ये एक्स की पावर 2 तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो द मोमेंट इसमें अंदर वाले में सर्कल में मेरा एक्स की पावर -2 वाला टर्म आएगा, एक्स की पावर -2 वाला टर्म, तो वो इस एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 0 बना देगा। सोचो 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 सोचो, हाँ या ना। ये एक्स की पावर 2 हर एक टर्म के अंदर मल्टीप्लाई होगा इस एक्सपेंशन के, और मुझे इस पूरे में चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी एक्स की पावर 0। तो वो कब बनेगी, जब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक्स की पावर -2 के साथ ये एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। तो बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर एक्स की पावर -2 इन दिस, और यहां पर मुझे एक्स की पावर 0 चाहिए इन दिस। मैंने कहा ठीक है यार, इसका जनरल टर्म अलग लिखते हैं प्लस उसका अलग लिखेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैंने कहा पहले इस पार्ट को करते हैं। तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो 7CR, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं और इसको मैं सेकंड बोल देता हूं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसमें लिखेंगे तो 7CR, ठीक है, 1/x की होल पावर r, ऐसे ही आएगा। अच्छा, मैंने कहा यार इसमें मुझे कितना चाहिए, x की पावर 0 चाहिए, तो x की पावर 0 कब आएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0, यानी वो कितना आ जाएगा 7C0। तो यहां तो आ गया भैया कितना 7C0 यानी कि 1। मैंने कहा ठीक है, उस वाले में बात करते हैं, यानी 1 + 1/x की होल पावर 7 में वी आर लुकिंग फॉर x की पावर -2, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, 7CR 1/x की होल पावर r, ऐसा आएगा। नाउ वी आर लुकिंग फॉर x की पावर -2, तो व्हेन r इज इक्वल टू 2 होगा तभी x की पावर -2 आएगी। सोचो जरा, तो ये टर्म मेरा कितना बन जाएगा, 7C2 बन जाएगा, हाँ या ना। तो यहां पे मेरा जो x की पावर -2 का ओवरऑल कोएफिशिएंट आ जाएगा, कहां से, यहां से। जो मेरा x की पावर -2 का कोएफिशिएंट आ जाएगा वो 7C2 होगा, और वो जब इस x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -2 जो है वो x की पावर 0 बन जाएगा। यानी इफेक्टिवली x की पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा होगा सर, एक तो यहां से आ रहा होगा 1 और एक यहां से आ रहा होगा 7C2, तो ये कितना हो गया 21 + 1 यानी 22 हो गया। आप 7C2 का वैल्यू इवेल्युएट कर लो, वो 21 आ रहा होगा। देखो जरा बेटा, ये 1 + x² इंटू समथिंग था, तो मैंने कहा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x² को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रॉब्लम ऐसी बन गई। यहां निकालना आसान था, x की पावर 0 ही निकालनी थी, बिकॉज वही मेरा x की पावर 0 वाला टर्म होगा, ठीक है। और यहां पे x² मल्टीप्लाई में, तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के हर एक टर्म में x की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा, और मुझे अगर ओवरऑल यहां से x की पावर 0 चाहिए, तो मैंने कहा बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर तो मुझे x की पावर -2 चाहिए। आई होप यू गॉट द आइडिया, एवरीवन क्लियर? So that's what we have done. I think we guys are clear with this problem, everyone. चलिए बहुत बढ़िया, तो I think we are done with this. इसको होमवर्क के रूप में करिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, देखिए दो तरीके हैं, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1। एक तो आप यहां पर ऐसा दिमाग लगा सकते हो, अच्छा मेथड 1 नहीं, एक ही तरीका है, ठीक है, मैं बता देता हूं। आप इसी प्रॉब्लम को एलसीएम ले लोगे अगर, देखो तो कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो पिछले वाले में तो यहां पे पावर 1 थी, कोई पंगा ही नहीं था, लेकिन यहां पे इस बार पावर 10 है भैया, इसका भी एक्सपेंशन इसका भी एक्सपेंशन, दो का एक्सपेंशन करोगे पागल हो जाओगे। अभी थोड़ी देर बात करेंगे वो भी, है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी पागल हो जाओगे। तो आपने एलसीएम अगर लिया तो ये ऐसा आ गया। अब आप सोचो, दोनों में न्यूमरेटर तो सेम ही लिखे, फील करो, a + b हो या b + a हो, क्या फर्क पड़ता है। तो आपका प्रॉब्लम ऐसा बन गया है। अगर यहां से आपको ओवरऑल का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, इफ वी वांट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, देन
वी शुड लुक, यहां पे फील करिएगा, यहां पे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा तो 21 टर्म्स आएंगे, हर एक टर्म में ये x की पावर 10 नीचे डिवाइड हो गई होगा। तो मुझे अगर ओवरऑल टर्म में x की पावर 0 चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो मुझे न्यूमरेटर में कितनी पावर x चाहिए ताकि वो x की पावर 10 उसको काट भी दे तो वो x की पावर 0 बन जाए इफेक्टिवली। देन वी शुड लुक x की पावर 10 इन दिस एक्सप्रेशन, दैट इज न्यूमरेटर, हाँ या ना, और वहां x की पावर 10 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालते हैं? जनरल टर्म लिखिए, लुकिंग फॉर x की पावर 10 इन 1 प्लस x की पावर 20, तो मेरे ख्याल से ये लिखना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो आप लिख सकते हो 20c10 x की पावर 10, तो दिस इज द थिंग। फील कर लीजिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से क्लियर है सारे के सारे बच्चों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है यार? आना भी नहीं चाहिए। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मिडल टर्म हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मिडल टर्म हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मिडल टर्म हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो समझना जरा, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर? 17। अगर 17 यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडल टर्म कितने आएंगे? मिडल टर्म विल बी सिंगल, और उसको निकालेंगे कैसे? T17 प्लस 1/2 यानी T9, और अगर T9 है, T9 यानी नाइन्थ टर्म विल हैव बाइनोमियल कोएफिशिएंट एज कितना? n का वैल्यू 16 और r का वैल्यू 8, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा? 16c8। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। किसी को कोई डाउट आ रहा है किसी भी प्रकार का तो बताइएगा बेटे। TR प्लस 1th टर्म होता है तो NCR आता है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो आई थिंक वी गाइज आर डन विद दिस। ओके, फाइंड द मिडल टर्म एंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। पहली बात तो यहां पे बाइनोमियल लगेगी क्या? इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लेट मी राइट इट ओवर हियर। x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 प्लस 2 की होल पावर n, ऐसा है। बाइनोमियल है क्या सर? ये तो 3 टर्म्स है, x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर और 2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, फिर बाइनोमियल लगाओगे। बाइनोमियल तो है ही नहीं, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है। सोचो कैसे करें। आप इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की होल पावर n, दैट इज x प्लस 1/x की होल पावर 2n, एंड देन यू कैन डू द क्वेश्चन। यस, रिमेनिंग होमवर्क। पुट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। ठीक है, ठीक है, कर लोगे अब या आंसर बता दूं? ओरली बता दूंगा मैं तो लेकिन मैं चाहूंगा कि यार तुम करो। ठीक है, चलिए, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट अपन देख लेते हैं ना। एक आधी प्रॉपर्टी तो अपन ने देखी भी थी। NCR इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? NCR जो होता है वो NC n - r के बराबर होता है। NCR किसके बराबर होता है? NCR जो होता है वो NC n - r के बराबर होता है ना। चलिए एक काम करते हैं, यहां से अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर रखते हैं, बिकॉज इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डील करना चाहता हूं एंड आई वांट सम मोर टाइम ऑन दिस, राइट। चलिए, तो इसको मैं अगली क्लास के अंदर डील करूंगा। आप जरूर, मैंने आप लोगों को अब तक जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आइएगा, राइट। कौन कौन करके आएगा? बोलो भाई, मैं करके आऊंगा। कौन कौन करके आएगा?
बोलो भाई, मैं करके आऊंगा, है ना? राइट, यस। तो बहुत ही इजी बना देंगे आप लोगों के लिए हर चीज, बस बशर्ते क्या है, आप मेरे से दोस्ती कर लो, सिंपल सी बात है ना? यस। तो जितना आप मुझे जानोगे उतना आपको मजा आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? तो मेहनत करते रहिए, हर चीज बहुत डुएबल है। जेई का एग्जामिनेशन आप ही में से जो लोग होंगे वो आईआईटियंस बनेंगे, ऐसा नहीं है कि आसमान से अलग से भगवान भेजेगा, आप लोगों में से ही बनेंगे। तो जो मेहनत करेगा वो पहुंचेगा आईआईटी, सिंपल सी बात है ना? ऐसा नहीं है कि आईआईटी के अंदर दिमाग वाले ही लोग जाते हैं। मैं तो ये मानता हूं भैया कि आईआईटी के अंदर अगर जाना है तो मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना? इट्स नॉट लाइक कि हैरी सारे के सारे जो है वो आईआईटीज के अंदर पहुंचेंगे, टॉर्टोइज भी पहुंचते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना? कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेंटेन दैट। और बाकी आप लोग जानते ही हो, विश्वास दिवस है आज, है ना? तो पता लगा सरप्राइज क्या है? अलग पांडे सर कर रहे हैं, बहुत तगड़ा ही कर रहे होंगे, मुझे इस बात का पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है ना? बिकॉज वन इन अ मिलियन, है ना? मतलब कोहिनूर का हीरा नहीं होता, वो वाली बात है ना? यस। तो बहुत सारे स्ट्रगल के साथ वो यहाँ तक पहुंचे, तो अब तो खैर हम भी जुड़ गए हैं, है ना? लेकिन मतलब सैल्यूट, जो उन्होंने किया उसके लिए सैल्यूट यार, दिल से रेस्पेक्ट, है ना? चल, तो अपनी जनरेशन के लिए ही नहीं, आगे आने वाली बहुत जनरेशन के लिए जो ये काम हो रहा है, आई होप आप उससे मैक्सिमम फायदा आज लेके जाओगे, है ना? आप भी तो उससे फायदा उठा लो। अच्छी बात है कि मतलब आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन आप भी तो फायदा लेके जाओ यार यहाँ से, राइट? तो मेहनत करते रहो दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।